हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन हम ना ये यूपी पीसीएस के लिए खास करके है। आर ओ एरो के तो क्वेश्चन है इंक्लूड, बट क्योंकि यूपी पीसीएस का भी टाइम उससे बस जस्ट एक ही महीना बाकी है। मान लो फरवरी में उसका एग्ज़ाम है आर ओ एरो का, तो मार्च में हमारे यूपी पीसीएस का है। ओके, तो अगर हम लगभग 13 साल के पेपरों का एनालाइज कर लें तो उससे हमें 60 या 70% लाभ मिलता है ना। वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर अभी हम ये लास्ट दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, तो हम लगभग 20 से 25 दिनों में आराम से 13 साल के क्वेश्चनों को एनालाइज कर सकते हैं, है ना, विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन देख लिया कि हाँ आया था बस, उसको देखेंगे कि किस किस आयोग ने क्यों बनाया और उसमें क्या ऐसा था, ठीक है, और क्या थोड़ा सा उन्होंने ऑप्शन को इंटरचेंज किया जिससे कि कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। इसी से मैंने सोचा ला उठा लेते हैं इसको, इसका भी वेटेज है, ऐसा नहीं कि इसका वेटेज नहीं है। फिर इसके बाद ज्योग्राफी को कर लेंगे, पॉलिटी को कर लेंगे, सबसे ज़्यादा हम सी सैट को करेंगे क्योंकि सी सैट में जो आपका कम्युनिकेशन पार्ट आता है वो बहुत मतलब मिसगाइड करता है, बहुत परेशान करता है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इन सब के अलावा। तो चलो बातें बहुत कम करते हैं, फटाफट से हम 13 साल के पेपरों को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं हमारे 13 साल में, ठीक है। और ये इससे ये भी आइडिया मिल जाएगा कि किस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मतलब कि ओजोन परत में ज़्यादा रहती है, मीथेन गैस में ज़्यादा रहती है, या जैव विविधता में ज़्यादा रहती है, वो उसका भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें 2023 तक दिया है बट शायद 22 तक के क्वेश्चन इंक्लूड है। 23 का भी उन्होंने एडिशन दिया नहीं था, मैंने इसको खूब चेक किया था बट मजबूरी में फिर लाना पड़ा क्योंकि टाइम निकला जा रहा था, ठीक है। ओके, देखिए इसमें हमारे कितने जो लेसन है इंक्लूड हैं। तो ये यहाँ से आप चलते जाओगे, ठीक है, और ये देखो धीरे धीरे हम चलते जाएंगे तो ये हमारे लगभग 11 लेसन तक इंक्लूड है इसमें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। और ये पेज नंबर इस तरीके से दिया ही है, तो हम पहले इसको देखते जाएंगे कि किस पोर्शन में कितने क्वेश्चन है, तो हम यहीं पर लिख लेंगे कि किस में हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो उससे हमारा आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत हेल्प मिलने वाली है। जिसको ना समझ में आए, जिसको लगता है कि ये बेकार टाइम पास है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ले, कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट लेसन हमारा है पर्यावरण, और ये इसके शॉर्ट्स नोट्स होते हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं। पता ही है कि घटना चक्र में शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं, और मैं क्योंकि फिजिकल पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको इस तरीके से सब कुछ दिखाती जा रही हूँ। हम 13 साल यानी 13 से 23, 2013 से 23 को एनालाइज करेंगे। तो मैं पीडीएफ आप बोलोगे तो डाल दूंगी, बट हम इस तरीके से पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद में शॉर्ट नोट्स आप घटना चक्र है तो मिल ही सकते हैं, जिसको नहीं मिल सकते उसको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कर लोगे ना, अगर घटना चक्र है कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से और देखने से, उसको सॉल्व करने से, ठीक है। देखिए ये हमारा यूपी पीसीएस प्री 2020 में ही क्वेश्चन आया कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। अब देखो ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण, बी भौतिक पर्यावरण, सी सांस्कृतिक पर्यावरण, या डी जैविक पर्यावरण। अब इन्होंने आंसर दिया ए परिचालन पर्यावरण। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा है कि सामान्यतः पर्यावरण को फर्स्ट भौतिक पर्यावरण फिजिकल इन्वायरमेंट, बी सांस्कृतिक पर्यावरण कल्चरल इन्वायरमेंट, एवं 3 जैविक पर्यावरण बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियाँ यथा धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि व्यवहार, प्रतिमान आदि गतिविधियाँ शामिल होती हैं। जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जंतु, मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इन्होंने कहा था, क्वेश्चन क्या कहा था कि इस वर्गीकरण का अंश नहीं है ना, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो परिचालन पर्यावरण समझने में थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऐसे नहीं हम पढ़ते हैं कि परिचालन पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। और देखिए इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि अगर दोबारा ये क्वेश्चन कहीं टकराता है तो हमें थोड़ा सा हमारा माइंड उस तरफ को जाएगा, है ना, कि मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या हमें यहाँ पे बताना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कितने बने हैं। देखिए इसी लेसन से दूसरा क्वेश्चन हमारा 2019 में फिर आया है पीसीएस प्री में ही, कि कथन कारण के रूप में उन्होंने दिया कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण कहता है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ठीक है। ऐसे कथन और कारण से दिया गया है आंसर, क्वेश्चन।
और इन्होंने इसमें आंसर ए सही बताया है। क्यों, उसको देख लेते हैं अभी हम एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। ऐसे तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हालांकि कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सतत विकास का मतलब ही होता है समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। और सतत विकास से अभिप्राय भी ऐसा होता है कि ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, यानी कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, भावी पीढ़ियाँ, उनकी ज़रूरतों को प्रभावित किए बिना जो वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, उसी को तो बोलते हैं ना सतत विकास। अब देखिए यहाँ इन्होंने बताया है, और ये देखो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि 2019 में ही पीसीएस प्री ने बना दिया। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता। इन आयोगों से खूब क्वेश्चन आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में इसके थोड़े बहुत आयोग भी बताए हैं एक या दो वीडियो में, ठीक है। तो नाम से जाना जाता के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदर्भित की जा सके। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं और हमें लगता है कि इन्वायरमेंट में कहाँ से क्वेश्चन आ गए, मतलब कुछ कुछ में लगता है। अब देखिए यूपी पीसीएस प्री ने ही 2020 में फिर इसमें क्वेश्चन बनाया है, और क्या बना दिया, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, मैं ऐसे ही पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी ना, तो आपको क्या रहेगा कि क्वेश्चन भी पता चल जाएगा और उसके बारे में शॉर्ट्स में चीज़ें भी पता चल जाएगी कि अच्छा इसलिए ऐसे बना था और इसका ये आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि 13 साल का हम देख रहे हैं, तो 13 साल में इतने क्वेश्चन तो हम देख ही लेंगे कि अगर उनमें से रिपीट कोई क्वेश्चन या थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। देखिए ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, ये 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी, उसके बारे में। सेकंड बी आवर कॉमन फ्यूचर, सी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, डी पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। आंसर क्या बना, उत्तर बी यानी आवर कॉमन फ्यूचर। अब इन्होंने कहा उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, क्यों, क्योंकि इसी के बारे में क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके इन्होंने बना दिया है, ओके। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी तुरंत ही 2020 में ही फिर इसी से, अब 2020 में इन्होंने दो क्वेश्चन यहाँ से डाले हैं, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन डाला जो मैंने अभी बताया 1987 का आवर कॉमन फ्यूचर वाला, फिर उन्होंने पूछ लिया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बी ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, थर्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, फोर्थ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना। अब अगर इनको हमने यहाँ पर पढ़ रखा तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब नहीं पढ़ रखा तो हम इनको फिर ना एग्ज़ाम के समय सोचते हैं कि ये क्या ही आई होगी रिपोर्ट, कब आई होगी मुझे नहीं पता, इसका तो हमने कभी कभी नाम भी सुन लिया है, इसका भी हमने कम सुना है, इसको भी सुन लिया, अब इसमें कैसे हम जाएं, कैसे आंसर हम निकाल सकते हैं, है ना। देखिए जो आपकी ये है ना द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, ये 1972 में होती है, ठीक है। इसके ये जो प्रकाशित होती है 1972 में। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन आपका 1987 में होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में, और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सबसे लास्ट 1992 में। तो इस तरीके से ये जब क्वेश्चन आता है तो बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। बी जो है वो आंसर हो जाता है, इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और बस थोड़ा सा अगर हम इनको देख लें, रिवीजन कर लें, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टॉपिक शुरू हुआ प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। अब इससे देखिए क्वेश्चन कितने बनते हैं। देखिए टॉपिक दूसरा है कार्बन चक्र जल चक्र वाला, तो हमने 2012 वाले क्वेश्चन नहीं इसमें सम्मिलित किए। अब देखिए उसी मतलब जो पहला लेसन है उसी में टॉपिक बदलते जा रहे हैं, और क्वेश्चन फिर यहाँ 2017 में यूपी पीसीएस में आया। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी जल चक्र पर, या डी तापक्रम पर। लगता है जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा कि हवा के दबाव पर भी हो सकता है ना, लेकिन जितनी वायुमंडल में नमी होगी वर्षा की मात्रा उसी पर निर्भर करती है। पर जब हम इसको दोबारा रिवीजन करते हैं ना, कई बार इसको देखते रहते हैं और कुछ नहीं बस इसी से पढ़ते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे।
तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में 2013 में आईएएस में ये पूछते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि ऑप्शन है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। सेकंड, अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। या डी, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लैंग्वेज का खेल है। सबसे पहली बात कि जब भी कोई नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, थोड़ा बहुत तो मिलाया ही जाता है। दूसरी बात, नई मिट्टी में जो मूलरोम होते हैं वो शक्ति से जकड़ते ही नहीं है ना। तीसरी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जब आप एक जगह कहीं पौध उगाते हो फिर उसको निकाल के दूसरी जगह लगाते हो तो थोड़ा वक्त लगता है, तो उसमें कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती है। तो ये इसका थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है, थोड़ा सा क्या, ये बेटर है। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो भी हो जाती हैं, बट जो सही है कि अधिकांश पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब आईएएस का थोड़ा सा यही खेल है कि वो लैंग्वेज को ऐसे बनाते हैं कि आपको लगेगा कि शायद ये सही हो सकता है, शायद ये हो सकता है, फिर शायद ये हो सकता है। इस तरीके से कई बार लग जाता है ना। तो चलो और देखते हैं कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं। इसके पहले भी एक टॉपिक है उसमें, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत पहले के बने हुए 1995 2006-5 के में भी रिपीट कर दें या क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके कर सकते हैं, पर हम तब तक ये देखते हैं। उसमें अभी फ़िलहाल अभी के क्वेश्चन नहीं है। इसको आपको ध्यान से देखना है। इसका मैं पीडीएफ जब भेजूंगी तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसका देखना कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से कितने सारे उन्होंने फॉर्म किए हैं। देखिए आयोग की नज़र कैसे रहती है। ये इन्होंने आईएएस का क्वेश्चन बनाया है, जो अभी मैंने टॉपिक दिखाया। क्वेश्चन इन्होंने बनाया कि धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था, ठीक है। इसके बाद में धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। सेकंड तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सही है। अब पहले में क्या इन्होंने बता दिया है, गलत है, क्योंकि धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। अब ये थोड़ा सा चीज़ों का मिसमैच है। अगर हमें भी नहीं याद तो हमें भी लगेगा कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ पर केवल बी है, क्योंकि ये रोम ऑफ क्लब का कोई लेना देना नहीं है, ये इसके बारे में है, ठीक है। अब आगे देखते कि क्या बनाया। देखो, सतत विकास लक्ष्य से ही यूपीपीसीएस ने 2017 में क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। 2016 में आईएएस में आया, 2017 में पीसीएस में आया। अब देखो, इन्होंने पूछ लिया कि सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ये तो हो गया उस समय का करंट का लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अभी और हम देखते हैं। एक आपका एग्जाम यूपी बीईओ का ही होता है, उत्तर प्रदेश का ही। इसमें इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। ये भी करंट का ही हो गया, लेकिन सतत विकास लक्ष्य से ले करके क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अभी और मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, ये उस समय का डेटा हो गया, ठीक है। उससे तो क्वेश्चन भी कई सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अब 2021 तक का ये डेटा है इसमें। अब दूसरी चीज़ देखिए, उसी एग्जाम में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन डाला कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है ये करंट का, लेकिन उन्होंने उसी समय फिर इसको डाला और 2019 में ही क्वेश्चन डाला गया। देखिए, 2017 में पहले आया इसी टॉपिक पे क्वेश्चन। पहले आईएएस ने 2016 में पूछा, फिर हमने आपको 17 में दूसरा दिखाया, जो रैंक के बारे में पूछा कि कौन सा स्थान है, ठीक है, भारत का। अब देखिए, उसके बाद जस्ट उन्होंने 2018 में फिर डाला। हमें लगता है मैं भी ना पढ़े उसी टॉपिक से। फिर देखिए, उन्होंने डाला कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। भले उन्होंने परिभाषा से लेकर क्वेश्चन बनाया, लेकिन आयोग कितना तेज है, कितना शार्प सोचता है, ये आप देख लो। 2018 में ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि इसकी पीडीएफ डालूंगी तो आपको मिल जाएगा, अगर आप बोलोगे तो पीडीएफ डाल दूंगी। अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पहले 16, फिर 17, फिर 18, अब ये देखिए 2019 यूपीपीसीएस प्री का है। इन्होंने क्या बनाया कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा।
यहाँ से ये समझ लीजिए कि आपको एसडीजी गोल जरूर पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरे के पूरे आपको एसडीजी गोल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उससे ले करके वो क्वेश्चन, उसकी परिभाषा को लेके, उसकी रैंकिंग को लेकर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने है लगातार 16, 17, 18, 19 4 साल इन्होंने दिया। और ऐसा नहीं कि केवल पीसीएस में, जो यूपी का बीईओ का एग्ज़ाम होता है उसमें भी दिए 2 क्वेश्चन दिए, आईएएस में भी वो पूछते हैं। तो ये देखिए एसडीजी के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बहुत आराम से पढ़ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते रहते हैं, है ना। देखिए मैंने अभी बताया कि पढ़ लेने चाहिए, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने 2019 में 3 क्वेश्चन दिए हैं इसी टॉपिक से। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने कोई प्रिंट नहीं करवाया या कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये बुक के क्वेश्चन है और मैं फिजिकल बताती हूँ। देखिए इन्होंने बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ऑप्शन है योजना आयोग, सेकंड विनिवेश आयोग, सी नीति आयोग या डी वित्त आयोग। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बताया। तो आपको पता है कि नीति आयोग बहुत काम करता है, आंसर भी आपके बारे में आपको मतलब पता ही चल गया है ना। देखिए ये कथन कारण को बना करके कथन बनाया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। ये वही लैंग्वेज है जो पहले क्वेश्चन में उन्होंने दी है, ठीक है। सिर्फ इन्होंने कथन कारण में इसको इस तरीके से दे दिया है। और देखिए ये 2019 पढ़ा है इसलिए मैंने मार्किंग की है। 3 क्वेश्चन आपने 2019 में देखे, 17, 18, 16 में लगातार देखे। अब तो आपको भरोसा हो गया होगा ना, मतलब कि घटना चक्र या इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से कितनी हेल्प मिलती है ना। तो मैंने आपको यहाँ 2019 तक, 13 से 2019 तक, अभी एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा, उसी में सब टॉपिक हैं कई कई, है ना। जैसे एक लेसन होता है उसमें कई सब टॉपिक शामिल होते हैं, तो ये अभी एक ही लेसन है, उसके सब टॉपिक शामिल हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। तो इसके बारे में ये तो जो वो देते हैं फैक्ट वो तो दिए। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें आयोग कितनी बार और कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर चुका है ना। देखिए लैंग्वेज का खिलाड़ी आईएएस ने 2014 में फॉर्म किया क्वेश्चन। ये इस तरीके से भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, ये जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, ठीक है। सेकेंड, ये भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। डी, दोनों ए और बी कौन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका फिलहाल, लेकिन ये 2014 में फॉर्म किया गया है रियो समिट के बारे में, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। आईएएस ने इसमें कई क्वेश्चन किए हैं, 4 से 5। ये 2016 में मतलब इन्होंने फिर बनाया इसी के बारे में। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। सेकेंड, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, बी, केवल सेकंड, सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। आंसर है केवल फर्स्ट इसका सही है। 2016 में इन्होंने बनाया इसी टॉपिक से क्वेश्चन। देखिए अभी हम लेसन फर्स्ट में ही हैं, बस ये टॉपिक हमारा रियो +20 सम्मेलन वाला आ गया है। तो इसमें देखते हैं आयोग ने कितने क्वेश्चन फॉर्म किए हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने करंट को लेके बनाया है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो +20 सम्मेलन क्या है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है कि ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी, ये विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। सी, ये जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। डी, ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। ये लैंग्वेज पे खेलते हैं, आईएएस हमेशा लैंग्वेज पे खेलता है। और जब एग्ज़ाम के समय इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में कि आपको लगता है कि नहीं इसका ये वाला सही होगा, इसमें से ऐसे ऐसे ये दिए हैं कि लग रहा है कि सी भी हो सकता है। हालांकि ये इसका फर्स्ट आंसर सही है और ये इसके बारे में उन्होंने दे भी दिया। अब देखिए 2015 में दिया, पीसीएस मेंस में 2016 में आया। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, ठीक है।
इसके बाद में देखिए आयोग की नज़र रहती है, ऐसा नहीं है। 15 में उन्होंने दिया, 16 में मेंस में आया पीसीएस में, 18 में आपके ये देखिए पहले तो जो आते हैं वो आते हैं आईएएस प्री 2018 में, फिर इन्होंने दिया क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। आयोग ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के बनाता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं और वो थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल कैसे खेलते हैं। हम अगर इन्हें रिवाइज़ कर लेंगे, दोबारा से इनको देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आराम से पक्के हैं, बहुत आराम से। मैं कह रही हूँ, आपने देखा ना, कई किसी ईयर में 3-3 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं एक ही टॉपिक से, बस थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने चेंजमेंट किया है। हालांकि ऐसा नहीं कि जो चेंजमेंट किया वो बिना पढ़े ही हमें आ जाएगा। उसके लिए जो बॉक्स में ये लोग कंटेंट देते हैं, जो बताते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। पर देखिए इस तरीके से ये आया। आगे मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। आईएएस का मैं इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब दिखा रही हूँ, बट आईएएस का इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमें तो पीसीएस से ज़्यादा मतलब है। लैंग्वेज वो खेल जाते हैं कई बार। तो ये देखिए विभिन्न संगठन एवं संस्थान है। अब इससे हम देख लेते हैं। अभी लेसन ये फर्स्ट, ये मैं सिर्फ फर्स्ट के बारे में बताऊंगी और मुश्किल से 13 से 14 मिनट की वीडियो होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें खुद ही पता चल जाएंगी। ठीक है, देखिए इससे इन्होंने कितनी बार क्वेश्चन पूछा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, डी नई दिल्ली में। हालांकि ये नागपुर में है, बट देखिए यूपी पीसीएस मेंस, उत्तराखंड पीसीएस प्री, यूपी लोअर सब प्री, यूपी पीसीएस प्री 2012-14। अब नीरी के बारे में ही पूछा है, बस थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया। वैसे तो आप तुरंत तो केवल इतना ही था कि कहाँ अवस्थित है, नागपुर में। अब इन्होंने डेट दे दी है, हालांकि डेट के साथ दिया है, नागपुर याद है, तो आपका फिर भी आंसर सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया 2017 में, फिर इन्होंने इस तरीके से दिया है ना। इस टॉपिक को देख लीजिएगा। इस टॉपिक से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ कैसे कितने बने हैं। तो कुछ नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था आपका भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और यह संपूर्ण भारत में लागू। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने किस तरीके से कितने क्वेश्चन बनाए हैं दिखाती हूँ। देखिए 13 में इन्होंने यूपीयू डीए एलडीए में तो पूछा ही है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। इसके बाद में कितने क्वेश्चन इससे फॉर्म हुए हैं। और फिजिकल में देखने में और फ़ायदा रहता है, माइंड उस चीज़ को ग्रैब ज़्यादा करता है। वैसे होता तो मैं कॉपी पेस्ट करके आपको तुरंत क्लिक करते करते दिखाती चली जाती, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे उससे अपने को भी नुकसान होता है, तो इसलिए मैं फिजिकली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। देखिए अभी 2013 में पूछा, 17 में यूपी पीसीएस में पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। 1986 है ईयर, आराम से याद कर लो। अभी भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बता ले जाओगे आराम से। देखिए 2019 में 3 वहाँ क्वेश्चन आपने यूपी बीयू के देखे, अप्री, और 2019 का ये यहाँ पर भी है। 4 क्वेश्चन हो गए एक ही एग्जाम में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ। देखो हम लोग 23 साल का देख रहे हैं तो 13 का होना चाहिए, 14 का मिल गया। ये देखिए निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है। 14 है, देखिए पहले 17 आपने देखा, 13 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 14 में भी देखा। अब देखिए पीसीएस प्री 2021 में आया था। ठीक है, फिर देखिए लोग कहते रिपीट नहीं करते हैं, 22 में फिर दे दिया इन्होंने और वही है, खास कोई दिक्कत नहीं है। बी आंसर 1986। देखिए कहीं कुछ बदलाव हुआ। अभी हमने पढ़ा था छाता विधान, इन्होंने बोला कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है। छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण नियम। एमपीपीसीएस में पूछा गया है ये छाता विधान। अभी हमने ऊपर पढ़ा, यही दिया है उन्होंने। ये आईएएस का है। ये थोड़ा सा देखिए इन्होंने लैंग्वेज के हिसाब से बनाया है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया। ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इन दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लेना। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। ठीक है, आंसर देखिए इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सी। ये देखिए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से क्या लेने देना।
ये इन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे भी कन्फ्यूजन हुई थी, मुझे भी लग रहा था कि सी ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। देखिए इन्होंने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदलकर अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कर दिया गया था 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। अब देखिए 2015 में आईएएस में आया था, 22 में इन्होंने इसी को फॉर्म करके पूछा है, 22 में, ठीक है। कोई लैंग्वेज नहीं, केंद्रीय जल बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय जल आयोग, बी केंद्रीय भूजल बोर्ड, सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, डी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। अब ये वाला अगर याद है तो आपको इसका आंसर ये निकलेगा। ये दूसरा टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने एक टॉपिक दिया इको मार्क, ये हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, छोटा सा है। इससे 4 से 5 बार क्वेश्चन आया, आयोग द्वारा पूछा गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि हार्मफुल ना हो, है ना। मैंने इसको यहाँ नहीं पढ़ा था, मैंने इसको कहीं और पढ़ा था, लेकिन इसके क्वेश्चन 3 से 4 मैंने आयोग में देखे, और देखे हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ पहले, ठीक है। देखिए 2012 में इन्होंने तो पूछा है, 2012 में मैंने इसे नहीं देखा था क्योंकि मैंने तब एग्ज़ाम ही नहीं दिया कभी। इसके बाद में देखिए 2012 के बाद में इन्होंने 2021 में पूछा है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रीवियस ईयर को करने से बहुत फ़ायदा होता है ना। ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी निर्यातित सामग्री से, या डी आयातित सामग्री से। और मैंने कहीं और पढ़ा था तो मुझे ये पता था कि ये इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, इसके बारे में ऐसे कुछ पढ़ा था मैंने। तो मेरे हालांकि ये ऐसे ही गेस वर्क काम कर गया था और मेरा सही भी हुआ था क्वेश्चन। और इसका देखिए बी है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ठीक है। 12 में आया, इसके पहले भी आया है 95 आई थिंक या कुछ है, या 2004 में, 12-21। ये क्वेश्चन मैंने बुक में नहीं पढ़ा था, ये मैंने जब टॉपिक मुझे पढ़ाया गया था क्लास में तब मुझे याद था कि रिचल कार्सन इसकी साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की राइटर या लेखिका हैं, ठीक है, या लेखक हैं, जो भी हैं। लेकिन ये हमारे ही टॉपिक से है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। और ये देखिए 2020 में इन्होंने इस तरीके से पूछ दिया। पुस्तकों के बारे में भी कभी कभी पूछ देते हैं। ये वही छोटे से टॉपिक का बना हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। ये तो दूसरा है, 2014 में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है जापान, चीन, ये तो करंट का हो जाएगा उस समय का। फिर 20वीं सदी के 80 दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की कि निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था। ये भी उसका टॉपिक का ही क्वेश्चन है। ये देखिए जब आप कभी पेपर में पढ़ते हो ग्रीन वाश इंगित करता है ना, ये उसका क्वेश्चन है। झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ये ग्रीन वाशिंग आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे तो उससे इन्होंने बनाया है। हालांकि इन्होंने पीसीएस में पूछ लिया क्योंकि ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये उसके बारे में है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने फिर दूसरी बार बनाया है, दूसरे साल इन्होंने आईएएस में, देखिए आईएएस में 2022 में इन्होंने फिर इसी बात को पूछा है क्वेश्चन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वाशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है ना। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इन सब की पीडीएफ भेज दूंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आती रहती हैं, जो आगे आएंगी। हमें एग्ज़ाम निकालना है, इनको रिवाइज़ करके मल्टीपल टाइम, ठीक है। देखिए तो मैंने फर्स्ट लेसन के जितने भी टॉपिक थे उसके क्वेश्चन बता दिए। ये सेकंड लेसन है, पारिस्थितिकी से स्टार्ट होता है, तो इसके हम अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो मैं रखूँगी और आपको सारे क्वेश्चन दिखा के बता करके कितने टाइम आए हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा है, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मैं भी पीडीएफ भेजूंगी तो मैं टॉपिक के आगे लिख दूंगी कि इसमें कितने क्वेश्चन बने हैं, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बने हैं। ओके, थैंक यू।